वेलकम टू ऑल। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भारत के अपवाह तंत्र को हम 3 आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला सागरीय अभिविन्यास के आधार पे, दूसरा अपवाह बेसिन के आकार के आधार पे और तीसरा उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे हम भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित करते हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र तथा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो अभी तक हम हिमालयी अपवाह तंत्र की प्रमुख विशेषताएं तथा उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि हिमालयी अपवाह तंत्र के जो प्रमुख नदी तंत्र हैं, 3 नदी तंत्र हैं प्रमुख: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अभी हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। ये तीनों हिमालय की तीनों नदी तंत्र में सबसे पश्चिम में अवस्थित है। तो इसकी सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी। तो अभी देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी का अगर उद्गम स्थल देखें तो यहाँ तिब्बत क्षेत्र में। तो एक बार इस क्षेत्र को या इस क्षेत्र की स्थलाकृति को थोड़ा अलग से देख लेते हैं। यह पर्वत श्रेणी है कैलाश पर्वत श्रेणी, कहाँ? तिब्बतीय क्षेत्र। इसके दक्षिण में यहाँ 2 प्रमुख जिले हैं, पश्चिम में राक्षसताल तथा पूर्व में मानसरोवर। तो ये भारत में बहने वाली 3 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है ये क्षेत्र। पश्चिम में कौन सी निकलती हैं? वेस्ट डायरेक्शन में सिंधु और सतलज, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र। ठीक। तो सिंधु नदी का यहाँ राक्षसताल के पास से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और यहाँ डैम चौक के पास भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ देखें तो जैसा कि हमने फिजियोग्राफी में बताया, इसके सिंधु नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख। और इसके दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? जास्कर। तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती हुई यहाँ बाल्टिस्तान और गिलगित के क्षेत्र में बहती हुई यहाँ वृद्ध हिमालय के जो नंगा पर्वत है, इसके उत्तर में अचानक से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और एक गोर्ज बना का निर्माण करती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ। पहले देखेंगे राइट साइड ट्रिब्यूटरीज, फिर देखेंगे लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज। तो राइट साइड ट्रिब्यूटरीज में देखें तो प्रमुख नदी हैं श्योक और नुब्रा। श्योक नदी यहाँ काराकोरम पास के निकट से रेमो ग्लेशियर से निकलती है तथा दक्षिणी की ओर बहती हुई यहाँ बाल्टिस्तान क्षेत्र में सिंधु नदी से मिलती है। इसकी एक सहायक नदी है नुब्रा नदी, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तो जो श्योक और नुब्रा नदी है, दोनों का ही बड़ा सामरिक महत्व है। नुब्रा नदी जो सामरिक महत्व वाले जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, और जो श्योक नदी है वो LAC के पास अवस्थित है। हाल ही में जो विवाद हुआ था गलवान घाटी में, वो जो गलवान नदी है वो श्योक नदी की ही सहायक नदी है, जो पूर्व में अक्साई चीन क्षेत्र से आती है तथा श्योक नदी में मिलती है। ये हैं जो राइट साइड ट्रिब्यूटरीज या दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ, जो भारतीय क्षेत्र में बहती हैं। फिर यहाँ आगे काबुल नदी, बाकी सारी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। फिर देखते हैं लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज। आपने सभी ने सुना होगा पंजाब के बारे में। पंजाब या पंचनद क्षेत्र है, उसका नाम किन नदियों के नाम पे पड़ा? झेलम, फिर चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन 5 नदियों के नाम पे इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब या पंचनद क्षेत्र। यही 5 नदियाँ सिंधु की जो लेफ्ट साइड से आने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम झेलम को। फिजियोग्राफी के दौरान हमने चर्चा की थी, यहाँ कौन सी पर्वत श्रेणी है? ग्रेटर हिमालय। और यहाँ कौन सी पर्वत श्रेणी है? पीर पंजाल। और इनके बीच में कौन सी घाटी स्थित है? वैली ऑफ कश्मीर या कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी के दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। उसके पास वेरीनाग झील है, वहाँ से
झेलम नदी का उद्गम होता है। यहाँ से झेलम नदी निकल कर उत्तर की ओर घाटी के क्षेत्र में बहती हुई यहाँ पीर पंजाल श्रेणी को काटती हुई पश्चिम की ओर फिर भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई दक्षिण में पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब झेलम नदी की अगर जो स्थलाकृतिक विशेषताएं देखें तो एक स्थलाकृतिक विशेषता ऐसी है कि जिसके मामले में ये अन्य नदियों से भिन्न है। जैसा कि हमने पढ़ा है फिजिकल ज्योग्राफी के दौरान कि नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में किनका निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है, लेकिन झेलम नदी यहाँ घाटी में अपनी युवावस्था में किसका निर्माण करती है, यहाँ विसर्प का निर्माण करती है। तो इसका निर्माण क्यों होता है, इससे स्पष्ट होता है कि किसी समय ये जो घाटी क्षेत्र है यहाँ एक बहुत बड़ी झील थी और जो झेलम नदी है उसका बेस लेवल या निम्नतल रही होगी, ये झेलम नदी। झेलम के बाद में फिर दूसरी सहायक नदी है चेनाब। अब देखते हैं चेनाब नदी। ये आपकी हो गई झेलम। चेनाब नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ एक प्रमुख दर्रा है जिसका नाम है बारालाचाला। अब एक बार देखते हैं मनाली से जो ले जाने वाला हाईवे है, ये दो प्रमुख दर्रों से गुजरता है। पहला है रोहतांग पास और फिर दूसरा है बारालाचाला। तो चेनाब, रावी और ब्यास इन नदियों के उद्गम स्थल में इन्हीं दर्रा क्षेत्र के पास स्थित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चेनाब का। बारालाचाला के पश्चिम में यहाँ एक झील है जिसका नाम है सूरजताल और दक्षिण और पूर्व में यहाँ एक झील है जिसका नाम है चंद्रताल। सूरजताल से नदी निकलती है बागा और चंद्रताल से एक स्ट्रीम निकलती है चंद्रा। चंद्रा और बागा दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, चंद्रभागा नदी का। और ये पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, जहाँ इसको चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। फिर ये किश्तवाड़ के पास जो पीर पंजाल श्रेणी में गोर्ज बनाती है और फिर जो जम्मू शहर है उसके पश्चिम से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी की घाटी है, ये उत्तर में वृद्ध हिमालय और दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। इसी प्रकार बारालाचाला के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा इस क्षेत्र का रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से भी के पास से भी दो नदियां निकलती हैं, कौन सी, रावी और ब्यास या व्यास नदी। ये पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में पर्वत श्रेणी स्थित है, उसका क्या नाम है, धौलाधर रेंज। यहाँ कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, पीर पंजाल के दक्षिण में धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो यहाँ रोहतांग पास के नज़दीक यहाँ जो कुल्लू पहाड़ियाँ स्थित हैं, यहाँ से पश्चिम की ओर एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी और ये पश्चिम की ओर बहती हुई पंजाब के उत्तरी भाग में बहती है और फिर पाकिस्तान और पंजाब की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ रोहतांग दर्रे के पास यहाँ एक छोटी सी झील है या जलीय गर्त है जिसका नाम है व्यास कुंड। यहाँ से नदी निकलती है व्यास नदी, जो कि दक्षिण की ओर बहती है, धौलाधर श्रेणी को काटती है और फिर एक गोर्ज बनाते हुए पश्चिम की ओर बहती है। यह है व्यास नदी और ये पंजाब में हरिके नामक स्थान पे सतलज नदी से मिलती है। अब देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कैलाश जो पर्वत श्रेणी में राक्षसताल झील के पास है। ये यहाँ से पश्चिम की ओर बहती हुई सिपकिला दर्रे से राक्षस श्रेणी को काटती हुई भारत में प्रवेश करती है। फिर ये जो वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय सभी पर्वत श्रेणियों को काटती है और ये फिर पंजाब के मैदानी भाग में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश
करती है। अब देखते हैं सतलज की कुछ सहायक नदियाँ। तो अगर सतलज की सहायक नदियाँ देखें तो यहाँ किन्नौर जिले में यहाँ लाहौल स्पीति के स्पीति क्षेत्र से निकल के एक नदी आती है जिसका नाम है स्पीति नदी। ये दाईं ओर से आने वाली इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा एक और प्रमुख सहायक नदी है इसकी, जो कि है पहले ही पढ़ते हैं जिसके बारे में, व्यास नदी। तो ये है आपका जो सिंधु नदी तंत्र। हाँ, इसके अलावा ये जो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये समस्त नदियाँ जो पाकिस्तानी पंजाब क्षेत्र है इसमें सतलज में मिलती हैं और इसकी दाईं ओर से ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। लेकिन भारत में इसमें मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ स्पीति और व्यास हैं।